भारत में कुषाण साम्राज्य के विस्तार और विकास में कनिष्क का सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिखाई देता है। कनिष्क में चंद्रगुप्त मौर्य की जैसी सैनिक योग्यता और अशोक के जैसा धार्मिक उत्साह हमको दिखाई देता है। वह एक महान योद्धा होने के साथ साथ एक महत्वाकांक्षी शासक और विजेता भी था। वह अपने पूर्वजों की परंपरा का एक योग्य उत्तराधिकारी और कुषाण कुल का सर्वश्रेष्ठ गौरवपूर्ण सम्राट भी रहा। कुजुल और विम के द्वारा जीते हुए प्रदेशों को उसने अपने अधीन बनाए ही रखा और नई विजयों के द्वारा उसने अपने साम्राज्य का प्रभावी विस्तार भी किया। कुजुल कदफिसेस ने कुषाण राज्य को संगठित किया था, विम ने उसका विस्तार किया और कनिष्क ने कुषाण साम्राज्य को विस्तृत और संगठित दोनों किया। वह पूर्ण रूपेण भारतीय सम्राट था। उसने कपिशास से बनारस तक के क्षेत्रों को अपने अधीन किया। परंपराओं और पुरातात्विक साधनों के आधार पर साकेत, पाटलिपुत्र और वैशाली के साथ संबंध स्थापित किया गया। इसके अलावा बंगाल तक में हमको कनिष्क की मुद्राएं मिलती हैं। बौद्ध परंपराओं के आधार पर कहा जाता है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और वहां के बौद्ध दार्शनिक अश्वघोष को अपने साथ पेशावर ले गया। अश्वघोष कनिष्क का समकालीन बौद्ध दार्शनिक था। यह तो ठीक है और उसने चतुर्थ बौद्ध संगति में भी भाग लिया था और यह भी ठीक है, परंतु पाटलिपुत्र पर कनिष्क का आक्रमण हुआ या नहीं, इसका कोई ठोस प्रमाण हमको इतिहास में नहीं मिलता। तिब्बती परंपरा में यह बात सुरक्षित है या लिखी गई है कि कनिष्क ने अश्वघोष को आने का निमंत्रण दिया, लेकिन बहुत बूढ़ा और अस्वस्थ होने के कारण अश्वघोष उस निमंत्रण को स्वीकार करने में असमर्थ था। अश्वघोष ने अपने शिष्य यज्ञसेन को अपने बदले भेज दिया। तारानाथ के अनुसार कनिष्क को अश्वघोष युद्ध के हर्जाने के रूप में मिला था। कनिष्क के बिखरे सिक्के गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, रांची, पटना, वैशाली, राजगीर, सुल्तानगंज, बंगाल आदि कई स्थानों से मिले हैं और इससे इन स्थानों में उसके शासन के अप्रत्यक्ष प्रमाण भी मिलते हैं। कौशाम्बी की खुदाई से प्राप्त अवशेषों के आधार पर वहां तक, सारनाथ अभिलेख के आधार पर बनारस तक और किस्सों के आधार पर मगध से बंगाल तक कनिष्क का साम्राज्य होने का प्रमाण इतिहास में मिलता है। कल्याण की राजतरंगिणी के आधार पर हम जानते हैं कि कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर अपने राज्य में मिलाया और वहां अपने ही नाम से एक नया नगर कनिष्कपुर भी बसाया, जो आज भी कनिष्कपुर के नाम से प्रसिद्ध है। वहां उसने बहुत से मठ और स्तूप भी बनवाए। उसने पश्चिमी प्रदेशों के शक क्षत्रपों पर आक्रमण किया और उन्हें पराजित कर उज्जैन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। वह एक महत्वाकांक्षी शासक था और मात्र भारत के क्षेत्रों पर ही अधिकार प्राप्त करने से उसे संतोष नहीं हुआ। उस समय पर्थिया का राजा भी साम्राज्य विस्तार की इच्छा से निरंतर आगे बढ़ रहा था। इसीलिए दोनों एक दूसरे से टकराना जायज था, अवश्यंभावी था। पर्थियन शासक कड़े स्वभाव का था। पर्थिया के शासक का पूरा पता तो नहीं चलता, लेकिन संभवतया वह कोसरोइज खुशरा रहा होगा। उसे ही कनिष्क ने अपने साम्राज्य विस्तार के क्रम में पराजित भी किया। युद्ध की प्रामाणिकता पर यद्यपि संदेह है, लेकिन दोनों के बीच संघर्ष हुआ होगा और इसमें कनिष्क को सफलता मिली भी होगी। इसका अप्रत्यक्ष प्रमाण हमें यदाकदा इतिहास में मिलता है। काशगर, यारकंद और खोतान पर विजय करके राज्य का उसने प्रभावी विस्तार किया। ये सभी राज्य चीन के अधीन थे और चीन उस समय एक शक्तिशाली देश था। चीन के महाराज होती के प्रसिद्ध सेनापति पान चाऊ ने अपनी अनेकानेक विजयों के परिणाम स्वरूप चीनी साम्राज्य की सीमाओं को दूर दूर तक बढ़ाया। कनिष्क भी कम महत्वाकांक्षी और विजेता नहीं था। उसने चीन सम्राट के समक्ष अपनी समता घोषित करते हुए अपना एक दूत चीनी सेनापति पान चाऊ के पास भेजा और चीनी राजकुमारी के साथ विवाह की मांग की। चीनी सेनापति ने इसे अपना और अपने सम्राट का अपमान समझा और कनिष्क के राजदूत को बंदी बनाकर चीन भेज दिया।
कनिष्क को जब यह समाचार मिला तो उसको बहुत गुस्सा आया। उसने 10,000 अश्वारोहियों के साथ अपने सेनापति को भेजकर चीन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। आरंभ में कनिष्क पराजित हुआ, लेकिन बाद में पांचाओ की मृत्यु के बाद उसने एक महती सेना लेकर उसके पुत्र पान यांग पर आक्रमण किया और इस बार कनिष्क विजयी रहा और उसने काशगर, खोतान और यारकंद के प्रदेश अपने साम्राज्य में मिला लिए। इसके परिणाम स्वरूप बहुत सा सीमा प्रदेश कनिष्क के हाथ लग गया। यह युद्ध कनिष्क की महत्वाकांक्षा का ही द्योतक था। कनिष्क ने चीन की सीमा के एक राज्य को इस घटना का जामिन बनाया और 2 चीनी राजकुमारों को अपने दरबार में जमानत के रूप में रहने के लिए बाध्य कर दिया। दोनों राजकुमारों को हर प्रकार की सुविधाएं दी गई और विभिन्न ऋतुओं के अनुसार विभिन्न स्थानों पर उनके लिए आवास भी बनवाए गए। इन्हीं लोगों ने भारत में सबसे पहले नाशपाती और आड़ू की खेती आरंभ की। इन लोगों ने बौद्ध विहारों और चैत्यों के लिए दान भी किया। इनकी स्मृति हुएनसांग के समय तक कपिशा के विहारों में बनी रही। इन सभी बातों से सिद्ध होता है कि कनिष्क एक महान विजेता था, साथ ही उदार शासक भी रहा। हुएनसांग के अनुसार गांधार कनिष्क के अधीन था और तक्षशिला बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। कश्मीर भी उसके राज्य के अधीन था। सुई विहार अभिलेख से ज्ञात होता है कि सिंध पर भी कनिष्क का अधिकार स्थापित था। पंजाब से उसके 2 अभिलेख मिलते हैं जो जेदा अभिलेख और मानिक्याल अभिलेख के नाम से जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में भी सेत माहिन, कौशाम्बी और बनारस में उसके लेख मिलते हैं। अनेक अभिलेखों से ज्ञात होता है कि मथुरा पर भी उसका अधिकार था। भारत के बाहर काशगर, यारकंद, खोतान, बैक्ट्रिया और अफगानिस्तान भी उसके राज्य के अंतर्गत सम्मिलित रहा। इस विशाल साम्राज्य की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कौशाम्बी से प्राप्त उसके शासन के 2य वर्ष का अभिलेख प्रयाग संग्रहालय में सुरक्षित है। इतिहासकार राधा कुमुद मुखर्जी के अनुसार उसका साम्राज्य भारत में कपिशा, गांधार, कश्मीर, सिंध और मालवा से होकर पाटलिपुत्र तक था। एक अन्य इतिहासकार गोस्वामी ने भी कनिष्क युग के एक ब्राह्मी अभिलेख की ओर ध्यान आकृष्ट किया जो उन्होंने इलाहाबाद म्यूजियम से प्राप्त किया। महास्थान या बोगरा में पाई गई सोने की एक मुद्रा में कनिष्क की एक खड़ी हुई मूर्ति हमको दिखाई देती है जिसमें उसके दाढ़ी भी बनी हुई है। हो सकता है यह कुषाण सम्राट की नकल हो। कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगीर, सुल्तानगंज आदि स्थानों से भी कुषाणकालीन अवशेष हमको मिलते हैं, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि पूर्वी भारत के बहुत बड़े भाग पर उसका अधिकार था या वह उसके साम्राज्य में सम्मिलित था। उसने पश्चिम में पर्थियन नरेशों को भी पराजित किया। उसके उत्तरी अभियान की चर्चा हुएनसांग ने भी की। इस प्रकार उसका साम्राज्य बैक्ट्रिया से मगध तक और हिमालय से लेकर के उज्जैन तक फैला हुआ था।